तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी मेंस 2021-22 के लिए महत्वपूर्ण क्लास, जो कि है आपकी मध्य प्रदेश इतिहास, संस्कृति और साहित्य। आपको पता है कि 40% प्रश्न जो हैं वो आपके एमपीजीके से ही पूछे जाने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के इतिहास से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, संस्कृति और साहित्य से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। डिटेल्ड में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो स्टेट और फॉरेस्ट दोनों मेंस के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे कि आपके मेंस में जो स्टेट का मेंस है, जहां पर आपको लिखने के लिए आता है, तो अति लघु वाले जो प्रश्न हैं वो आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। और बाकी फॉरेस्ट मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सही समय पर ये जो सीरीज हमने मेंस के लिए चालू की है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं बिना समय गवाए हुए। तो पहला प्रश्न है, फूलों के कचरे से अगरबत्ती किस स्थान पर बनाई जाती है? ऑप्शन ए है चित्रकूट, फिर ओरछा, मैहर या फिर उज्जैन। कहाँ पर फूलों के कचरे से अगरबत्ती बनाई जाती है? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मैहर में फूलों के कचरे से अगरबत्ती बनाई जाती है। आइए कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो मैहर में फूलों के कचरे का उपयोग अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। मैहर में मां शारदा देवी के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फूल स्थानीय महिलाओं द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, फिर इन फूलों को अगरबत्ती के रूप में बदल दिया जाता है। आपको पता है कि मैहर में मां शारदा देवी का मंदिर है, तो यहाँ पर जो फूल चढ़ते हैं उन्हीं फूलों की मदद से ये अगरबत्ती बनाई जाती है। इसे कहते क्या है? तो सेक्रेट इंसेंस कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, सेक्रेट इंसेंस किससे संबंधित है? तो अगरबत्ती उद्योग से संबंधित है आपका सेक्रेट इंसेंस। ठीक है। यह पर्यावरण के अनुकूल अनुकूल पहल अंबिका बेरी आर्ट स्कूल के निर्देशक द्वारा चालू की गई है। बाकी यहाँ पर कुछ जानकारी दी है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। घंटा धातु शिल्प मध्य प्रदेश के किस जिले में लोकप्रिय है? नरसिंहपुर, कटनी, टीकमगढ़ या फिर अनूपपुर। और ये जो घंटा धातु है, इस धातु के लिए इस जिले को जीआई टैग भी दिया गया है। आइए देख लेते हैं आंसर। सही आंसर सी, यानी कि टीकमगढ़ में जो है घंटा धातु, घंटा शिल्प धातु जो है वो फेमस है, और इसके लिए टीकमगढ़ को जीआई टैग भी दिया गया है। देखिए, तो घंटा धातु शिल्प की बात करते हैं, तो यह शिल्प मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में लोकप्रिय है। यह यहाँ 3-4 शताब्दियों के अधिक समय से यह प्रचलित है। प्रारंभ में शिल्प ने राजाओं और सैनिकों की सेवा की, लेकिन आजकल इसने वैश्विक पहचान हासिल कर ली है। इसकी प्रक्रिया बैतूल की ठोकरा कला के समान है। तो ठोकरा कला कहाँ पर फेमस है? तो याद रखिएगा, ठोकरा कला जो है वो बैतूल की कला है। ठीक है। अंतर यह है कि ठोकरा कला मोम के पतले तारों का उपयोग करती है, जबकि घंटा धातु शिल्प में धातु के टुकड़ों को तराशा जाता है और वस्तुओं को बनाने के लिए सांचे भी बनाए जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देवगढ़ राज्य के किस शासक का उल्लेख अकबरनामा में देखने को मिलता है? बताइए, इनमें से किस शासक का उल्लेख अकबरनामा में देखने को मिलता है? दल शाह, जाटव, वली शाह या फिर इस्लाम यार खान। आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि जाटव जो हैं उनका उल्लेख अकबरनामा में देखने को मिलता है। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो जाटव की बात करते हैं, तो जाटव देवगढ़ के पहले ऐसे शासक थे जिनका इतिहास में निर्विवाद रूप से उल्लेख मिलता है। देवगढ़ के शासक के रूप में अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों में जाटव का उल्लेख किया गया है। उसने रणसूर और घनसूर देवगढ़ के शासक को मार डाला और खुद देवगढ़ का राजा बन गया था। किसने? ये जाटव ने। ठीक है। उन्होंने 1580 से 1620 तक, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप एमपीपीएससी मेंस दे रहे हैं वहां पर भी आप इसको अति लघु के रूप में अगर डेट मेंशन करते हैं तो अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। उनके 3 बेटे थे, जिनका नाम दल शाह, कोक शाह और दुर्ग शाह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप फॉरेस्ट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप बाउंड्री पर है कि आपका स्टेट पीएससी भी निकलने वाला है, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से 69-70 नंबर आ रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है, आप जनरल से 72-73 नंबर आ रहे हैं, आपको लगता है कि हमारा स्टेट पीएससी में हो जाएगा और फॉरेस्ट में तो आपका फाइनल है, तो ये फॉरेस्ट मेंस के साथ साथ में आप स्टेट पीएससी की भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुंदेली भाषा की उपबोलियों से संबंधित नहीं है? यानी इनमें से कौन सी बुंदेली भाषा की उपबोली नहीं है? लोंधाती, खतोला, बांफरी या फिर गहोरा। आइए आंसर देखें। सही आंसर डी, यानी कि जो गहोरा है वो बुंदेली भाषा की उपबोलियां नहीं है। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो गहोरा की बात करें तो ये बघेली भाषा की उपबोली है। याद रखिएगा, बघेली की उपबोली कौन सी है? गहोरा है। यह उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के मध्य क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन सी? गहोरा। चलिए बुंदेली भाषा की बात करते हैं, तो यह आर्य भाषा समूह पश्चिमी हिंदी की एक बोली है।
डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा इसको नाम दिया गया था। सौरसैनी अपभ्रंश भाषा का वर्णित रूप है कौन सी? आपकी बुंदेली भाषा। मध्य प्रदेश में निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, दमोह, सागर जिलों में शुद्ध रूप से ये बोली जाती है बुंदेली भाषा। ठीक है, इस भाषा को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपकी हिंदी में भी हेल्प करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में सागर से किसने विद्रोह किया था? यानी कि सागर से 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सादात खान, शेख रमजान, आनंद राव पवार या फिर फैज मोहम्मद खान? आइए आंसर देख लें। सही आंसर है बी, यानी कि शेख रमजान ने 1857 की क्रांति में सागर से नेतृत्व किया था। कुछ जानकारी देखिए तो शेख रमजान के बारे में, उन्होंने 1857 की क्रांति में सागर से विद्रोह किया था। 1 जुलाई 1857 को सागर में ये विद्रोह शुरू हो चुका था। यहाँ उपस्थित तीसरी अश्वारोही अनियमित सेना ने विद्रोह कर दिया था। सेना का नाम याद रखिएगा। अति लघु में अगर आप ये मेंशन करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। वरिष्ठ सूबेदार शेख रमजान की 42वीं पैदल सेना ने विद्रोह का झंडा फहराया था। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण स्टार मार्क कर लीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व के बारे में, एमपीपीएससी में लिखने के लिए आता है, तो शेख रमजान के बारे में अगर अति लघु प्रश्न में लिखने को आएगा तो आप इतना लिख देंगे तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छा। आपने अगर इतना भी लिख दिया तो आपके लिए जो है ये प्रॉफिट वाला बात रहेगा। आगे देखते हैं। गोटमार महोत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? सुर, जाम, बाग या फिर गोई? आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि जाम नदी के तट पर गोटमार महोत्सव आयोजित किया जाता है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देख लीजिए। गोटमार महोत्सव की बात करें, यह मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के पास पारडूना तहसील में मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या के दिन दूसरे दिन जो है ये आयोजित किया जाता है। यह जाम नदी के तट पर मनाया जाता है। यह पारडूना और सावरा गांव के बीच बहने वाली जाम नदी के बीच में एक ध्वज के साथ एक पेड़ की स्थापना करके किया जाता है। लोग नदी के दोनों किनारों पर इकट्ठा होते हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। जिस गांव का व्यक्ति झंडा हटाने में सफल हो जाता है उसे विजयी माना जाता है। तो गोटमार मेले के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कैक्टस उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैक्टस उद्यान सीधी, श्योपुर, रतलाम या फिर मंडला? आइए आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर सी, यानी कि रतलाम में कैक्टस उद्यान स्थापित किया गया है। कुछ जानकारी देखते हैं। तो कैक्टस उद्यान की बात करते हैं, यह मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना में स्थित है। कहाँ पर? सैलाना में, याद रखिएगा, सैलाना में। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैक्टस उद्यान है। कौन से नंबर का है? दूसरा। यह उद्यान सैलाना के महल में स्थित है। यह एशिया के सबसे खूबसूरत कैक्टस उद्यानों में से एक है। यह 2 फीट से लेकर 20 फीट के यहाँ पर जो है कैक्टस आपको नजर आएंगे, 2 फीट से लेकर के 20 फीट के। इस उद्यान में कैक्टस की 1200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 50 भारतीय प्रजातियां हैं। ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शिलालेख हूण वंश की उपस्थिति को इंगित करता है? सांची शिलालेख, उदयगिरी शिलालेख, टुमेन शिलालेख या फिर एरन अभिलेख? आइए आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि एरन अभिलेख में हूण वंश की उपस्थिति को बताया गया है। कुछ जानकारी देखते हैं। तो एरन शिलालेख की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश के सागर के पास एरन में पाया गया है। ठीक है, एरन अभिलेख से हूण वंश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। प्राचीन भारत में सती प्रथा के अभ्यास का पहला पुरातात्विक साक्ष्य 510 ईस्वी में एरन शिलालेख से प्राप्त होता है। भानुगुप्त के एरन शिलालेख से ज्ञात होता है कि एरन के युद्ध में उसका अधिकारी गोपराज मारा गया था और उसकी पति सतीत्व को प्राप्त हुई थी। तो जो सती प्रथा का उल्लेख भी आपको एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। सबसे पहले एरन का युद्ध हूण शासक तोरमाड़ से लड़ा गया था, जिसमें वह सफल हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, झलकारी बाई का मकबरा मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? ग्वालियर, जबलपुर, शिवपुरी, मंडला? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि ग्वालियर में स्थित है झलकारी बाई का मकबरा। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देख लीजिए। तो झलकारी बाई की समाधि स्थल जो है वो ग्वालियर में स्थित है। यहीं पर आपको लक्ष्मीबाई की समाधि भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, झलकारी बाई ने 1857 की क्रांति में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सेना की महिला दल का, जिसका नाम था दुर्गा दल का, उन्होंने नेतृत्व किया था। 4 अप्रैल 1857 को उनकी मृत्यु हो गई थी। झलकारी बाई की बात करें तो इनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी में एक कोरी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। बचपन में ही मां की मृत्यु हो गई थी। बचपन से ही साहसी और दृढ़ निश्चयी थी। उसने घुड़सवारी और हथियारों का अध्ययन किया और खुद को एक अच्छा योद्धा बनाया। उन्होंने पूरन सिंह, रानी लक्ष्मीबाई की सेना में जो प्रमुख था, उनसे इनका विवाह हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है झलकारी बाई के बारे में अति लघु प्रश्न में, आप इसको आराम से ये टॉपिक को मिला करके लिख सकते हैं, इन पॉइंट को एक करके लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिला
मध्य प्रदेश में पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। अब देखिए, आदिवासी और जनजाति ये आपके मेंस में अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। उमा भारती, जमुना देवी, पेमा फात्या या फिर भूरी बाई, क्या होगा आंसर? आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जमुना देवी जो हैं वो आदिवासी महिला हैं, जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री की बात यहाँ पर की जा रही है। कुछ जानकारी देखते हैं जमुना देवी के बारे में। तो इनका जन्म 29 नवंबर 1929 को सरदारपुर में हुआ था। वह मध्य प्रदेश के धार जिले की रहने वाली थी। उनका जन्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, मतलब उनका संबंध जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था। वह कुक्सी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई थी। वह राज्यसभा सदस्य 1978 से 81 और लोकसभा 1962-67 भी रही थी। उनकी लोकसभा क्षेत्र झाबुआ और रतलाम था, ये आपको याद रखना है। उन्होंने मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था और उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। ये सारे पॉइंट जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। भीलत देव मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बड़वानी, शहडोल, हरदा, मंदसौर। आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि बड़वानी में स्थित है भीलत देव मंदिर। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो भीलत देव मंदिर की बात करें तो भीलत देव मंदिर बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में स्थित है। यह 700 वर्ष पुराना मंदिर है। यह शिखर धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि भीलत देव यहाँ सर्प देवता के रूप में निवास करते हैं। याद रखिएगा, सर्प देवता के रूप में भीलत देव निवास करते हैं। प्रतिवर्ष नाग पंचमी के अवसर पर 5 दिवसीय भीलत मेला का आयोजन किया जाता है। ये मेला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कुछ कठिन मेले जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भीलत देव मेला कहाँ से संबंधित है? तो बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में भीलत देव मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रीवा में चावल आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1935, 1948, 1947, 1942। आइए आंसर देखें। सही आंसर इसका जो है लिखना भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आंसर यहाँ पर आगे देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947, यानी कि 1947 में जो है चावल आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी रीवा में चावल आंदोलन 1947 में प्रारंभ हुआ था। देखिए, तो चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947 को रीवा में इसकी शुरुआत हुई थी। कारण था चावल के किसानों से जबरन वसूली होती थी। इस आंदोलन में रीवा राज्य के सैनिकों ने, जिसमें कि त्रिभुवन तिवारी, भैरव प्रसाद उमरलिया की गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो जो रीवा के सैनिक थे उन्होंने त्रिभुवन तिवारी और भैरव उमरलिया की जो है हत्या कर दी थी गोली मार करके। तो चावल आंदोलन याद रखना कहाँ पर हुआ था? रीवा में। कब? 28 फरवरी 1947 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्रसाल दशक की रचना किसके द्वारा की गई है? भूषण, मुल्ला रमूजी, पद्माकर या फिर केशव। आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि भूषण के द्वारा छत्रसाल दशक की रचना की गई थी। कुछ जानकारी देखते हैं। तो कवि भूषण ने महाराजा छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक को लिखा था। इसमें 10 श्लोक या दशक है, यानी 10 श्लोक है, इस वजह से इसको छत्रसाल दशक कहा जाता है। चलिए भूषण की बात करते हैं। तो भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के त्रिविक्रमपुरम में यहाँ पर हुआ था। उनका पूरा नाम शिवराज भूषण था। वे रीतकाल के कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में वीर रस को शामिल किया। तो रीतकाल में वीर रस की कविता लिखने वाले थे कौन? भूषण। उनकी रचनाओं में दृश्य रचनाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, शिवा बावनी वगैरह ये इन्होंने ही लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत बघेलखंड क्षेत्र में नहीं गाया जाता है? विदेशिया, फाग, बिरहा, देवरी। आइए आंसर देखें। सही आंसर डी, यानी कि जो देवरी गीत है वो बघेलखंड में नहीं गाया जाता है। तो देवरी कहाँ पर गाया जाता है वो भी देख लेते हैं। देवरी की बात करें, या बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है, या दोहों पर आधारित है, या अहीर, गवेली, बरेदी और ढोकी के आदिवासी समुदाय द्वारा गाया जाता है। कौन कौन से समुदाय हैं? तो अहीर, गवेली, बरेदी और ढोसी ये आदिवासी समुदाय हैं जिनके द्वारा ये गाया जाता है। तो ये कौन कौन से क्षेत्र के आदिवासी हैं? याद रखिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र के आदिवासी हैं, क्योंकि आदिवासी अलग से दिया है, आदिवासी जनजाति। तो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यह दिवाली के दौरान युवा लड़कों द्वारा गाया जाता है, जो कि मोर पंख के साथ तैयार होते हैं। इसमें कृष्ण, राधा, भक्ति और वीरता का विषय भी शामिल है। याद रखिएगा, ये देवरी जो है नृत्य की बात की गई थी। बुंदेलखंड का ये नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का प्रथम ताम्र पाषाण कालीन जो है प्रश्न है, कई बार प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। ताम्र पाषाण वाला इसमें स्थल कौन सा है? नागदा, आवर, कायथा या फिर नवदा टोली। एमपीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है शायद 2019 वाले एग्जाम में। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि कायथा जो है वो मध्य प्रदेश का प्रथम ताम्र पाषाण वाला जो है स्थल है। कुछ जानकारी देखते हैं कायथा के बारे में। कायथा की बात करते हो तो ये उज्जैन में स्थित है। पहला आपको याद रखना, उज्जैन में स्थित है। यही प्रश्न पूछा था कि कायथा कहाँ पर है एमपीपीएससी प्री में, तो उज्जैन में था कायथा। लिखने को भी आपको आ सकता है कायथा के बारे में। तो मध्य प्रदेश का पहला ताम्र पाषाण स्थल है। इसकी खोज डॉक्टर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, इन्होंने ही जो है भीमबेटका की भी खोज की थी। यहाँ से ब्राउन स्लिप्ड वेयर मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। अगर लिखने को आता है, अगर ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लिखते हैं
तो आपको नंबर मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। कायथा के अवशेष 2015 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व तक साक्ष्य प्रदान करते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कायथा उज्जैन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ये बताना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको नोट्स वगैरह सही टाइम पर प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। नोट्स वगैरह टेस्ट वगैरह यहीं पर होती है, तो ये भी आप टेलीग्राम पर सर्च करके जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।